दोस्तों, अगर आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता अभी तक कि आप कनाडा क्यों आना चाहते हो, सबसे पहले उसका एक रीज़न फिगर आउट करो और मेरे को बताओ। और अगर पता है तो कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो कि व्हाट इज़ योर मेजर रीज़न व्हाई यू वांट टू कम टू कनाडा। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये कनाडा आने का धक्का प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हुआ था। वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत इसको एंजॉय करने वाला है। आई एम टेलिंग यू गाइस। दोस्तों, अगर आसपास कुछ पॉपकॉर्न स्नैक्स वैक्स पड़े उठा के ले आओ, क्योंकि आप इस वीडियो को लिटरली बहुत एंजॉय करने वाले हो। ये एक जर्नी है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो मेरे माइंड में थी, जो मेरे माइंड में एक्चुअली हर टाइम चलती रहती है। बिकॉज this is something that I can never get over. This is something which is reality of my life. Many of the people who have come here and many of the people who have come in the start. तो बने रहो इस वीडियो में एंड तक, and I'm telling you this is going to be one of the best videos. I mean one of the best videos that I have ever made in my life. मैंने 2011 में अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की थी, अपना कॉलेज स्टार्ट किया था बेसिकली इंडिया में। तो आपको बता दूं दोस्तों, उस टाइम पे इंडिया में मेरे कॉलेज के अंदर 10,000 बच्चे के आसपास की स्ट्रेंथ थी और अगले साल उसने और ज़्यादा बढ़ना था। और इसका जो अगर हम अनुमान लगाएं तो उन्होंने बोला हुआ था कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली है स्ट्रेंथ। किंतु परंतु हुआ क्या कि अगले 2-3 साल के अंदर सारा का सारा ट्रेंड बदल गया और हर बच्चा जो है इंडिया का वो डिसाइड करने लगा कि उसने कनाडा आना है। नॉट ओनली बच्चों के घर वाले भी यही चाहते थे कि उनके बच्चे कनाडा जाके पढ़े। अब दोस्तों, इसमें क्या बच्चों की गलती है, बच्चों के घर वालों की गलती है? बिल्कुल नहीं। बच्चे और उनके घर वाले हमेशा वही बच्चे के लिए चूज़ करेंगे जो उसके लिए बेस्ट होगा। किंतु परंतु इसके बहुत सारे और रीजंस थे। एक्चुअल में ये एकदम से टर्न अराउंड नहीं हुआ, एकदम से नहीं ये सब फैसले हुए। इन सब चीज़ों के पीछे उसके पिछले 10 साल की कहानी है। दोस्तों चलो एक बात बताओ, इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़ाए जाने वाला कोर्स कौन सा था 2000 से लेके 2010 के बीच में? सबसे ज़्यादा पढ़ाए जाने वाले कोर्स थे BCom, BSc, BBA, इस तरह के जो कोर्स होते थे, बेसिकली जनरल बैचलर कोर्सेज जो थे, ये सबसे ज़्यादा पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज थे। इन कोर्सेज से पढ़ के हमारे माँ बाप सब लोग जो है वो अच्छी जॉब्स के अंदर, सरकारी जॉब्स के अंदर, बहुत अच्छी जॉब्स के अंदर लगे हुए थे। किंतु परंतु हुआ क्या दोस्तों कि एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आता है, एक बहुत बड़ा मेल्टडाउन आता है सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स का। होता ये है कि सारी की सारी इंडस्ट्री जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जानी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी इंडस्ट्री के ऊपर भी देखा हो, एक बंदा जो मेरी ही जॉब करता वो शायद 20-25 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये भी एटलीस्ट लेके जाता उस टाइम पे। किंतु परंतु जो मुझे सैलरी अपनी ऑफर हुई थी फर्स्ट जॉब के लिए, दैट वाज जस्ट 8,000 रुपीज़ पर मंथ। दोस्तों 8,000 रुपीज़ पर मंथ BSc नॉन मेडिकल करने के बाद, एंड मेरा कोई बैकलॉग नहीं था, कोई सप्ली नहीं थी, आई वॉज डूइंग प्रीटी मच फाइन इन माई कोर्स। इतना करने के बाद भी आई वॉज जस्ट गेटिंग $8,000 पर मंथ। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे मोस्ट ऑफ द दोस्तों के साथ यही चीज़। इंडिया पे जर्नल कोर्सेज करके, जैसे BSc, BB, आपके BCom वगैरह, ये सब कोर्सेज करके जो आपको सिंपल सरकारी जॉब्स मिलती थी, सिंपल छोटे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आपको डिसेंट सी जॉब्स मिल जाती थी जो आपका काम अच्छे से निकाल दें। जब वो जॉब मिलनी बंद हो गई तो उससे नॉर्मल सेक्टर का सिस्टम खत्म हो गया। उनको पता लग गया कि BSc BBA करके बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही, तो सबका ध्यान गया नेक्स्ट बीटेक की तरफ, क्योंकि बीटेक का ट्रेंड चल रहा था। बीटेक करके लोगों को जॉब्स मिल रही थी। सबके सब पेरेंट्स ने सोचा क्यों ना बच्चों को बीटेक करवाई जाए, क्योंकि बीटेक करके जॉब्स हैं। अब जॉब्स जिस तरफ है आप वहीं पे जाओगे, ऑब्वियसली बात। हुआ क्या कि सबसे पहले तो बीटेक की फीस बहुत महंगी थी, क्योंकि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाना है तो फीस बहुत महंगी है। और जो आपके NIT IIT हैं उसमें तो मैक्सिमम लोग पढ़ नहीं सकते, उसमें जो पढ़ सकते हो बहुत कम होते हैं, क्योंकि उन लोगों की सीटें बहुत लिमिटेड होती है। तो माँ बाप को मजबूरन अपने बच्चों को बहुत सारे, मतलब 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपया दे के पढ़ाना पड़ा। उन लोग जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनके अंदर सीटें खरीद के देनी पड़ी। इट वाज नॉट रियली गोइंग ईजी ऑन द पेरेंट्स पॉकेट। एक बच्चे की नॉर्मल ग्रेजुएशन का बिल जो है वो 10-10, 12-12, 15-15 लाख रुपए इतना ज़्यादा आने लगा, जो आज की डेट में इंडिया के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता है। इसी बीच गाइज अर्ली 2000s के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले अपने स्टूडेंट वीज़े बहुत ज़्यादा खोले। तो हुआ क्या कि वो जो फ्लैशी लाइफ है और वो जो अच्छी लाइफ है वो लोगों ने देखी, अच्छे से रह भी रहे हैं और बाद में जॉब्स भी लग रही हैं, दे आर मेकिंग गुड मनी। एंड वो जो फ्लैशी लाइफ है वो हमारी मूवीज़ के अंदर, बेसिकली पंजाबी मूवीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा आई। किंतु परंतु दोस्तों, इन दो चीज़ों का बजट सेम नहीं था। ऑफकोर्स बजट का डिफरेंस था। ऑफकोर्स बाहर जाना स्टिल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इतना सस्ता नहीं था। आपको बहुत ज़्यादा फंड्स भी दिखाने पड़ते थे अर्ली टाइम्स के अंदर, एंड वाज नॉट ईजी एट ऑल। इनफैक्ट अभी माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आज तक जो है वो एक तरह का ऐसा वीज़ा जिसके अंदर यू हैव टू शो मनी फर्स्ट, ओनली देन यू कैन गो। उस टाइम पे दोस्तों जिन लोगों की हैसियत थी थोड़ी ज़्यादा, के बाद अच्छे खासे पैसे थे, उन लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजा और देखा कि बाहर जाके कैसी सेटलमेंट होती है, बाहर जाके कैसा पैसा होता है, बाहर जाके किस तरह से लाइफ चेंज होती है। उसके बाद दोस्तों लाइफ चेंजिंग सबसे बड़ी चीज़ आती है, वो क्या? 2000 के मिड के अंदर ही कनाडा निकालता है एक SPP थिंग, जिस इज कॉल्ड स्टूडेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम। उसके थ्रू आप कनाडा बिना फंड्स दिखाए आ सकते थे। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब ये स्टडी वीज़ा सस्ते भी थे, और ये जो स्टडी वीज़ा थे इनके लिए यू डोंट नीड टू शो एनी फंड्स। दोस्तों लोगों की ना कोई ओल्ड फंड्स दिखाने की ज़रूरत थी, ना रेगुलर कोई फंड्स दिखाने की ज़रूरत थी।
तब भी इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, बहुत कम लोगों को पता था, पर एटलीस्ट जिन लोगों को पता था उन्होंने अपने आसपास वालों को बताया कि आप लोग भी बाहर निकलने की कोशिश करो कि यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों बहुत सारे लोग बाहर निकले, उन लोगों ने जाके और लोगों को दिखाया और यहाँ से आपका बना रेफरेंस सिस्टम। एक बंदे ने दूसरे बंदे से बताया, दूसरे ने तीसरे से बताया। अगर आप कनाडा में हो आज की डेट में तो आप ये सोच के देखो, और इनफैक्ट अगर आप इंडिया में भी हो आप ये सोच के देखो, अगर आप कनाडा में हो या फिर आप कनाडा आने के प्रोसेस के अंदर हो तो यू हैव ए नेम इन योर हेड। जो आपका दोस्त है जिसने यहाँ पे पहले आया था, मेरा भी दोस्त है जो यहाँ पे पहले आए थे और दे हैड रियली अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ, है कि नहीं है। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि कनाडा का ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का सिस्टम स्टार्ट हुआ है इंडिया से, इट इज़ मोर बेस्ड अपॉन द रेफरेंस सिस्टम। अगर ये रेफरेंस सिस्टम ना होता तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे लाइफ इतनी ईजी है। यहाँ पे आने के बाद भी 90% ऑफ द जो हमारे पर्सनल काम होते हैं, जो देसियों के जो काम होते हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे के नोन्स, एक दूसरे के जानकार, उनके थ्रू ही पूछ के होते हैं। हम लोग आज भी यहाँ पे रेफरेंस सिस्टम के ऊपर ही जी रहे हैं। अभी तो दोस्तों आ गई पैसे की बात। इसके बाद बहुत अमीर लोग भी कनाडा आने लग गए। जैसे इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इनके बड़े तगड़े बिजनेस हैं, वो भी अपने बच्चों को कनाडा भेजने लग गए। ये सब सिस्टम दोस्तों कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ, जो अमीर होते हैं ना उनको पता होता है कि उन्होंने कैसे जुगाड़ लगा के पैसे कमाए हैं। इंडिया में मानो या ना मानो, अगर आप इंडिया के अंदर कोई काम कर रहे हो या आपका कोई भाई, आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार बहुत सारे पैसे कमा रहा है, आप उनकी लाइफ को, उनके सिस्टम को देखो तो वो बेसिकली एक जुगाड़ पर चल रही है। उन्होंने जुगाड़ अच्छे से फिट कर लिया, अलग बात है, लेकिन जब वो जुगाड़ बंद, जुगाड़ प्रणाली ख़त्म, तो आपका मनी फ्लो ख़त्म, उसके बाद प्रॉब्लम्स शुरू। बड़े बड़े लोगों की ना, तो उनके अपने बच्चों को बाहर भेजने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहा है। जैसे इंडिया में बड़े कांड हुए, जैसे पॉन्टी चड्डा टाइप का कांड हो गया, जिसमें मतलब यू हैव नो वैल्यू ऑफ योर लाइफ मैन, डजेंट मैटर हाउ रिच यू आर, एनी पर्सन कैन कम सेंड यू टू हेवन, राइट। नहीं, आप में से कितने लोगों का ये रीज़न रहा है। मेरा खुद का और बहुत सारे मेरे दोस्तों का एक मेजर रीज़न जो कनाडा आने का वो ये रहा है कि इंडिया में जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था। बेसिकली इंडिया में मुझे ऐसा लगता था कि 2013 या 14 के बाद ना हवा ही बदल गई थी। मतलब ऐसे लगता था कि सांस ही नहीं आती। मैं एस्थमेटिक नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं है, किंतु परंतु इंडिया के अंदर कुछ तो ऐसा था कि आई वॉज फेसिंग द ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि मैं तो यहाँ पर रह ही नहीं पाऊँगा किसी भी हालत में। और ये मैं कोई बहुत वो नहीं बन रहा, बहुत मैं सेंसिटिव नहीं बन रहा हूँ, इट वाज एक्चुअली देयर एंड ये चीज़ ख़राब कर रही थी। एंड मेरा उसी ड्यूरेशन के बाद से पेट भी बहुत ख़राब रहना शुरू हो गया था। मतलब ना सिर्फ हवा, साथ में पानी, दोनों चीज़ ख़राब हो गई थी। पहली बार लाइफ में प्योरीफायर लगा मेरे घर में। मेरे घर वाले आज तक नहीं आरओ का पानी पीते, पता नहीं क्या हुआ। ये वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों ये था कि हम में से बहुत सारे लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट तो हैं, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन आई क्यों है, सारे के सारे यहाँ पढ़ क्यों रहे हैं, सारा एकदम से हिल क्या गया माहौल, एकदम से इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, इंडिया की जो कॉलेज हैं, उनकी स्ट्रेंथ एकदम से ख़त्म कैसे हो गई, ये बात को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। If you like this video and enjoy it, give it a big fat thumbs up, share it with your friends, comment down below, let me know that what you like about this video, and अपने पेरेंट्स को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाना, they will enjoy this video। मेरे को ऐसा सेंस आ रही है जो लोग अपने माँ बाप के साथ बैठ के वीडियो देखते हैं ना, उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये सारी जर्नी के बारे में सोचने का, ये सारी जर्नी के बारे में, रिकॉर्डिंग के बारे में देखने का, और इसको लिटरली enjoy करने का, because these were the things when everything started। See you guys in the next one. Till then, peace.